नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब के सिंपैथी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है कि हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था में किस प्रकार के नेतृत्व को स्वीकार करें। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक लोग अपने आप को 24 कैरेट सोना प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। सोना की उपमा इसलिए लिया कि यह अन्य धातुओं की तुलना में अधिक मूल्यवान है। सोना एक चमकीली धातु है, पीतल भी चमकीली धातु है। उसमें अलग से पॉलिश कर दिया जाए तो वो सोने से भी अधिक चमकीली हो जाती है। 24 कैरेट का सोना शुद्ध सोना होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती है। राजनीतिक लोग अपने आप को सबसे चमकीला, सबसे महंगी धातु के रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। यह महंगी धातु क्या है, ये बताना है कि वो समाज का समग्र विकास उनके द्वारा ही संभव है। संपूर्ण समाज की सुरक्षा का बोझ उठाने की क्षमता केवल और केवल उनके पास है। संपूर्ण समाज में विश्व मंच पर स्थापित करने का काम केवल उनके द्वारा संभव हो सकता है। वो खरे सोना है अथवा पालिश की हुई धातु है, इसकी परख तो आपको करना है। इसकी परख करने के लिए आपको जौहरी बनना होगा। जौहरी बनने के लिए सभी पूर्वाग्रहों से मुक्त होना होगा। यहाँ पर एक बात तो स्पष्ट है कि हर राजनीतिक व्यक्ति बहुत चालबाज होता है। वो जानता है कि हम चाहे जितनी चालबाजी कर लें, लेकिन सभी लोगों को अपने प्रभाव में नहीं लाया जा सकता है। सभी उसकी चमक से प्रभावित नहीं हो सकते हैं। सभी के अपने अपने स्वार्थ हैं। वास्तव में समाज विभिन्न जातियों, विभिन्न संप्रदायों एवं धार्मिक मान्यताओं में बटा रहता है। जब वो अपना शासक चुनता है तो सबसे पहले वो अपने संप्रदाय के हितों को देखता है, अपनी जातियों के उत्थान के बारे में सोचता है। यहाँ पर जनगण मन के अंदर छिपी हुई धार्मिक मान्यताओं को जगाने का प्रयास किया जाता है। यद्यपि वो धार्मिक मान्यताएं नहीं होती हैं। धार्मिक मान्यताएं तो पूर्णतः वैयक्तिक होती हैं। समूह के साथ धार्मिक यात्राएं पूरी भी नहीं हो सकती। हाँ, शिक्षा के रूप में मिली हुई आस्थाओं को हम धार्मिक जामा पहना लेते हैं। बेशक हमारे समाज की विभिन्न जटिलताएं हैं। माना कोई सनातनी है। सनातनी परंपरा के लोग नेतृत्व चयन करने के पहले अपनी धार्मिक मूल्यों को स्थापित करने वालों को वरीयता देंगे। उनका मानना है कि ऐसे लोगों को सत्ता की बागडोर सौंपना अच्छा होगा, जो उनकी परंपराओं एवं संस्कृति के विकास में योगदान करें। ऐसा होने पर वो अपने समुदाय के हितों की आशा कर बैठते हैं। माना कोई इस्लाम है, वो विश्वास करता है कि वो चाहेगा कि उसके मजहब का विस्तार हो, उसके मस्जिदों का विस्तार हो, उनके सिद्धांतों के प्रचार प्रसार का जरिया बनाया जाए, आदि आदि। यदि इसमें आपस में विरोधी संस्कृतियां हों तो अपने अपने तरीकों से राजनीतिक लोग अपनी ओर लुभाने का प्रयास करेंगे। सभी को साथ लाने के प्रयास में खतरा है। कहीं धार्मिकता के नाम पर लोग उन्हें हाशिए पर न ले आए। ऐसे में राजनीतिक लोग इस बात का आकलन करते हैं कि क्या कारण है कि वो सत्ता से दूर हैं। सत्ता में आने के मार्ग में कौन सी रुकावटें हैं, सत्ता हासिल करने के कौन कौन से द्वार हैं जिसे खोलने की ज़रूरत है। उनकी प्रतिबद्धता किसी मजहब या धर्म के प्रति नहीं होती है। हाँ, एक बात और है, सत्ता हासिल करने के लिए स्वयं को अधिक से अधिक देश प्रेम का प्रदर्शन, देश प्रेम हो या ना हो, लेकिन वो देश प्रेमी हैं, इसका प्रदर्शन सत्ता हासिल करने का एक कारगर उपाय माना जाता है। आप देखेंगे कि राष्ट्र प्रेम हर राजनीतिक लोग अपने अपने ढंग से दिखाने का प्रयास करते हैं। जो इस प्रदर्शन में अपना अच्छा प्रदर्शन करता है तो लोग उस ओर आकर्षित भी होते हैं। सत्ता चाहने वाले लोग की समग्र रूप से ये
खोज चलती रहती है कि अपने कौन से विचारों को, कौन से उद्देश्यों को परिष्कृत रूप से प्रदर्शित किया जाए, जिससे लोग उन पर पूर्ण विश्वास कर सकें। हमारे यहाँ धार्मिक रूप से अपने आप को कष्ट देने वाले लोगों के साथ एक श्रद्धा होती है। आपने अनुभव किया होगा कि साधु संत के प्रति, फकीरों के प्रति अपार श्रद्धाएँ होती हैं। वो लोग समाज के वंदनीय व्यक्ति बन जाते हैं। कोई गर्मी में भी अग्नि की धुनी जलाए हुए ध्यान में बैठे हैं। पहाड़ों में जाकर कंदमूल खाते हुए तपस्या में लीन रहते हैं। लंबे समय तक उपवास करने वाले लोगों के प्रति एक आस्था का भाव भी जागता है, उसके प्रति श्रद्धा के भाव भी उठते हैं। यह धारणा राजनीति के धुरंधरों को ज्ञात है। वो राजनेता हैं, इसके साथ ही साथ वे तपस्वी भी हैं। इसके प्रदर्शन में भी वो पीछे नहीं रहते हैं। आपने ऐसे स्वरूपों के प्रदर्शन पर बल देते हुए देखा है। दूसरा राजनीति का खिलाड़ी जनमानस की भावना से वाकिफ रहता है। अगर एक इस बात को प्रदर्शित करने में सफल रहा कि वो नितांत धार्मिक है, सेवा भाव ही उसका धर्म है, दूसरा कहाँ पीछे रहने वाला है। वो भी जानता है कि यहाँ का जनगणमन उस नेतृत्व को पसंद करता है जो अपनी शारीरिक सुखों को आवश्यकता पड़ने पर उसका त्याग करने के लिए तत्पर हो। इसका परिणाम है कि ऐसे लोग देश जोड़ने के नाम पर पैदल यात्रा पर निकल पड़ते हैं। इससे उन्हें भी लाभ होता है। सत्ता की चाहत उनसे ये सब कराती है। प्रश्न उठता है कि आप कैसे संकुचित विचारों का परिष्करण किया जा सकता है। जब हम जाति, संप्रदाय या मजहब की सीमाओं में अपने आप को बांध लेते हैं तो विचारों में एक कुरूपता आती है जिसे नष्ट किया जा सकता है। ये काल्पनिक नहीं है, ये यथार्थ है। ये यथार्थवादी कल्पना है जहाँ आप अपने आप को केवल एक मानव के रूप में स्थापित कर लेंगे। यह होशपूर्ण जागरण होगा जहाँ आप केवल सबका कल्याण ही आपका उद्देश्य होगा। जब हम जात के नाम पर, मजहब के नाम पर औरों से अलग होते जाएंगे, उतना ही समाज और हम सब दुखी होंगे। आपने जीवन के कई बसंत देखे हैं, पतझड़ देखे हैं, लेकिन जो कुछ देखा वो सब प्राकृतिक रूप से देखा। अगर आप सभी चाहते हैं कि राजनीति में भी समग्र विकास हो सके तो ऐसा चाहने वाले लोगों को अपने आप को रूपांतरित करना ही होगा। संकुचित सोच के कुरूप स्वरूप को प्रवाहित करना ही होगा। हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम जैन हैं, हम पारसी हैं, इन्हीं गुफाओं में पड़े हैं। हर वर्ग की गुफाएं तो अलग अलग हैं, उनके मध्य नाले हैं, उनके मध्य खाइयाँ हैं। उन गुफाओं को मिलाने के लिए सभी को मिलकर एक सेतु का निर्माण करने की अनिवार्यता है। जब आप ऐसे सेतु के निर्माण करने में सफल होंगे तब आप मानवता के महासागर में विलय करते हुए अपने आप को जिसका भी चयन करेंगे वही वास्तव में सुख, शांति एवं समृद्धि लाने में सफल हो सकेगा। आशा है वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य